हेलो बच्चों, मैं संध्या आप सभी को स्वागत करती हूँ OCS बाय रंजन यूट्यूब चैनल को, जहाँ हम CPT हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। हमारे टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन होकर यूनिवर्सिटी लेवल प्रिपरेशन के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप नंबर 7978405181 नंबर पर। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल लिंक दिया है, ज्वाइन कीजिए और अधिक जानकारी पाइए। चलिए बच्चों, हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है 2020 का CPT एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो पहला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक इनमें से कौन है। तो जैसे कि बच्चों हमें पता है और हमने पढ़ा भी है कि द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इनमें से लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर सी है, जॉर्ज ग्रियर्सन। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से किसने अभिहित किया है। तो आदिकाल को हमें पता है कि आदिकाल को बहुत सारे कवियों ने अनेक अनेक नाम से नामित किया है। तो सबसे पहले जो आते हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। फिर आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने आदिकाल को वीरकाल कहा है। फिर आते हैं ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा, जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है। फिर आते हैं राहुल शंकराचार्य, जो आदिकाल को शीत सामंत युग या शीत सामंत काल के नाम से नामित किए हैं। फिर आते हैं मिश्र बंधु, जिन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल भी कहा है। तो क्वेश्चन में जैसे हम देख सकते हैं कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है, तो ऑप्शन में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, उन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। तो सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर, विद्यापति किस काल के कवि हैं। तो हमें पता है कि विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। वैसे ही आदिकाल के और भी प्रमुख कवि हैं, जैसे कि चंद बरदाई, अमीर खुसरू, नरपति नाल्हा, दलपति विजय, भट्ट केदार, जागनेक, जस चंद्रिका, ये सब भी आदिकाल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। फिर आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, ये किसकी उक्ति है। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा सही है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन में सही उत्तर नहीं है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। लेकिन इसका सही उत्तर है कबीरदास, क्योंकि कबीरदास की कबीर साखी से ये उक्ति लिया गया है। जो भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। तो फिर आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। वैसे ही रीतिकाल को श्रृंगार काल और कला काल भी कहा जाता है। तो श्रृंगार काल किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। और कला काल किसने कहा है, रमाशंकर शुक्ल ने। रमाशंकर शुक्ल ने कला काल कहा है रीतिकाल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, किस युग की कविता में खड़ी बोली का संस्कार हुआ है। तो हमारा भारतेंदु युग जो है, ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग की कविता में खड़ी बोली का संस्कार हुआ है। तो फिर आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक है इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। फिर आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा ऐतिहासिक नाटक है। तो ऐतिहासिक नाटक जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, विशाख। विशाख जो है वो किसकी रचना है पता है बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, उनकी रचना है विशाख। ये एक ऐतिहासिक नाटक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। फिर आते हैं 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में हमारा है, इनमें से कौन कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि हैं। तो ब्रह्मजिनदास, ईश्वरदास, अग्रदास, ये कोई भी कृष्ण भक्ति के कवि नहीं हैं।
जो नंददास है हमारे सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं सूरदास के साथ। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। फिर आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो बच्चों हमें पता है कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीतिबद्ध। तो ये जो घनानंद जी हैं वो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। फिर आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पे, हम ना पाप करते हैं और ना पुण्य, ये कथन किसका है? तो पहले हमें ये जानना है कि हम ना पाप करते हैं और ना पुण्य, ये जो वाक्य आया है ये कहाँ से आया है? देखो बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि ये कथन किसका है, और कहीं कहीं पे ये भी पूछ सकते हैं कि ये कथन किस उपन्यास की है, या फिर ये कथन कहाँ से लिया गया है। तो देखो इसमें 2 आंसर हो सकते हैं। अगर यहाँ पे पूछा गया है कि ये कथन किसका है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है महाप्रभु रत्नाकर। लेकिन ये किस उपन्यास से लिया गया है या फिर किस नाटक से लिया गया है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रलेखा। क्योंकि ये जो वाक्य लिया गया है, कथन लिया गया है, हम ना पाप करते हैं और ना पुण्य, ये चित्रलेखा उपन्यास का एक वाक्य है, एक कथन है, जो कि वहाँ के एक पात्र है महाप्रभु रत्नाकर ने कहा था। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाप्रभु रत्नाकर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चित्रलेखा उपन्यास में कुल कितने परिच्छेद हैं? तो इसमें हमारा 22 परिच्छेद है। चित्रलेखा उपन्यास में कुल हमारे 22 परिच्छेद हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। फिर आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से कहानियाँ लिखते थे? बच्चों, प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय था, लेकिन जब वो बड़े हुए और उर्दू में कहानियाँ लिखना शुरू किए तो उन्होंने सबसे पहले नवाब राय नाम से उर्दू में कहानियाँ लिखना शुरू किया। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइए। अगर पूछा जाए कि प्रेमचंद का पहला नाम या बचपन का नाम क्या था, तो वहाँ पे लिखना धनपत राय। अगर उनका उर्दू में किस नाम से कहानियाँ लिखते थे, तो वहाँ पे लिखना नवाब राय। ठीक है, फिर आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, किस युग की कविता में देशभक्ति और राजभक्ति एकत्र चलती रही? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में हमारी देशभक्ति और राजभक्ति एकत्र चलती रही। फिर आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, कर्मभूमि का प्रकाशन कब हुआ था? तो सबसे पहले बच्चों, प्रेमचंद की कर्मभूमि किसका नाटक है या उपन्यास है? तो पहली बात तो कर्मभूमि एक उपन्यास है, नाटक नहीं है। तो कर्मभूमि किसका उपन्यास है? तो प्रेमचंद जी का है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, तो गजाधर बाबू कितने वर्षों की नौकरी के बाद रिटायर होते हैं? तो बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन जो है, गजाधर बाबू कितने वर्ष की नौकरी के बाद रिटायर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 35 वर्ष, ये हमारा सही आंसर है। क्योंकि गजाधर बाबू 35 वर्ष के बाद नौकरी के बाद रिटायर लेकर अपने घर पे वापसी किए थे। फिर आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर, रजिया रेखाचित्र के लेखक कौन हैं? तो रजिया एक ऐसी रचना है जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ के जो लेखक है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। फिर आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर, नए वर्ष के शुभ संकल्प के निबंधकार के जीवन में दूसरी तरह का नया वर्ष कब आरंभ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा जनवरी में, वो हमारा सही आंसर है। तो 18 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। फिर आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर, अनुवाद किस भाषा का शब्द है? तो अनुवाद जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, इसीलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर, नागवती वियोग किस मास से प्रारंभ होता है? तो
नागवती वियोग हमारा आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा नाखून किसका प्रतीक है। तो पहली बात है कि नाखून किसका प्रतीक है, ये जो है ये नाखून क्यों बढ़ते हैं उपन्यास का है। तो नाखून पशुत्व का प्रतीक है। जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं का नाखून किसका प्रतीक है, तो वो पशुत्व का प्रतीक है। फिर आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। यशोधरा को किस बात का बड़ा दुख है। गौतम जब यशोधरा को अकेले छोड़ के जाते हैं तब उनका एक बेटा भी रहता है जिसका नाम राहुल है। तो यशोधरा को एक ही बात का दुख है कि गौतम अभी चले गए और उन्होंने अपने बेटे को अकेला करके छोड़ के चले गए हैं यशोधरा के पास। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ का सही उत्तर है। गौतम का राहुल को छोड़ जाना ही यशोधरा के लिए बड़ा दुख की बात है। तो फिर आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। प्रसाद के आंसू पहले किस रूप में थे। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है आकाश गंगा के रूप में थे उनके आंसू। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है 23 नंबर क्वेश्चन का। फिर आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। प्रथम रश्मि कविता में रंगिणी कौन है। प्रथम रश्मि कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत है। पहले हमें ये जानना है कि प्रथम रश्मि कविता किसकी है, तो सुमित्रानंदन पंत जी का है। फिर यहाँ पे जो रंगिणी का जो वर्णन किया गया है वो है कोकिल। जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर कोकिल को रंगिणी कहा गया है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोकिल। फिर आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है भाषा क्या है। तो देखो बच्चों, भाषा ना ही शब्द समूह का साधन है, ना वाक्य समूह का साधन है, ना ही भाव समूह का साधन है। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है भाव और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। और इसमें क्या है, भाव और विचारों का जो आदान प्रदान है यह प्रतीक में नहीं हो सकता। हम इशारों में भी कभी कभी किसी को अगर उंगली दिखाते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि हम उसको इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो भाषा नहीं है। अभी हम पशु पक्षियों का भी अगर ची ची सुनेंगे या फिर कुछ शब्द ऐसे सुनेंगे, उनके स्वर सुनेंगे, तो हमें लगेगा कि पशु पक्षियाँ भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो भाषा नहीं है, वो उनकी भाषा है, वो मनुष्य की भाषा में गिनी नहीं जाएगी। वो कब भाषा कहलाएगी, जब एक मनुष्य का भाव और विचार उसके मुख से निश्रुत होकर, मतलब वक्ता के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के कानों तक पहुँचे और वो श्रोता बने। मतलब ये है कि एक व्यक्ति अपने मुख से निश्रुत कर कर वाणी दूसरे व्यक्ति को बताए और जो दूसरा व्यक्ति उसको अपने कर्म के माध्यम से सुन रहा है, तो तभी उसे भाषा कहा जाता है। वक्ता जो बोल रहा है और श्रोता जो सुन रहा है, उसी माध्यम को भाषा कहा जाता है। उसी के आदान प्रदान जो है उसी को भाषा कहा जाता है। तो ठीक है, फिर आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। राजभाषा किसे कहते हैं। देखो बच्चों, राजभाषा जो है वो राजकार्य में प्रचलन होता है, राजकाज की भाषा है वो। जैसे कि सरकारी दफ्तर में जो भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहा जाता है। फिर आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। खड़ी बोली को किसने प्रोत्साहित किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है फोर्ट विलियम कॉलेज ने सबसे पहले खड़ी बोली को प्रोत्साहित किया था। फिर आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। आषाढ़ का एक दिन सबसे पहले नाटक जो है वो किसका लिखा हुआ है बच्चों, मोहन राकेश जी का लिखा हुआ है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1958। 1958 में सबसे पहले ये प्रकाशन किया गया था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। फिर आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। शब्द शक्ति का तीसरा भेद कौन सा है। तो हमें पता है कि शब्द शक्ति का 3 भेद है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। तो तीसरा भेद यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना। फिर आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर।
किस अलंकार में प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एकत्व प्रतिपादित होता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी है रूपक अलंकार, इसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एकत्व प्रतिपादित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है 30 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। दोहा छंद में कितने मात्राएं होते हैं? देखिए बच्चों, दोहा छंद में 13-13 और 11-11 के मात्राएं होते हैं। तो यहाँ पर कहीं पे भी सिर्फ 13-13 होता है या फिर सिर्फ 11-11 है तो वह सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 13 और 11 ये हमारा सही उत्तर है। तो 31 नंबर का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। फिर हम आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। जिसके आधार से स्थायी भाव का उद्रेक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम विभावना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 32 का। फिर हम आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। दिनकर ने विज्ञान को क्या कहा है? बच्चों, दिनकर ने विज्ञान को तलवार कहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। फिर हम आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। गीत फरोश कौन है? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि गीत फरोश की कविता के कवि कौन है? तो कवि जो है वो है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जो है उन्होंने गीत फरोश लिखा है। और यहाँ पर गीत फरोश कौन है न, स्वयं कवि है, मतलब भवानी प्रसाद मिश्र ही गीत फरोश है, उन्होंने खुद को ही गीत फरोश कहा है। तो 34 नंबर का ऑप्शन ए होगा सही आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। किस कार्य के पहले पद की पहचान करनी चाहिए? तो बच्चों, हमें किस भी चीज़ को पहले अपने ज़िंदगी में लाने से पहले वो सही है या गलत है उससे चुनना पड़ता है। वैसे ही पद, हम अगर किसी रास्ते में जाना चाहेंगे तो पहले ही उसका चयन करना पड़ता है, हमको पहचान करना पड़ता है कि ये सही है या गलत रास्ता है। तो चलने से पहले पथ की पहचान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। फिर चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। मोचीराम को लाल लाल पत्ते कैसे दिखाई पड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है दुपट्टे की तरह। मोचीराम को लाल लाल पत्ते दुपट्टे की तरह दिखाई देते हैं। फिर आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। प्लेटो के काव्य का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो बच्चों, हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पढ़ा है प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर, अनुकरण। 37 नंबर का आंसर है अनुकरण, ऑप्शन नंबर ए। फिर आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। लॉन्जिनस काव्य में किस तत्व का प्राधान्य देते हैं? तो बच्चों, जैसे ही हमने पढ़ा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में लॉन्जिनस का औदत्य सिद्धांत, वैसे ही हमारा 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लॉन्जिनस काव्य में औदत्य तत्व का प्राधान्य देते हैं। फिर आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता क्या है? भावों का उच्छलन है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता एक भावों का उच्छलन है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। किसने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा मैथ्यू आर्नल्ड, उन्होंने कहा है कि साहित्य जीवन की आलोचना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू आर्नल्ड। फिर आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। बच्चों देखो, ये वाला क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे यहाँ पे माइनर भूल करके आते हैं, गलती करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के ऑप्शन दिया गया है तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब भी हम आगे के कुछ भी कहानी हो या फिर उपन्यास हम पढ़ते हैं तो पहले उनके जीवन परिचय से ही वाकिफ़ होते हैं। तो जीवन परिचय में सबसे पहले उनका जो नाम है उसे ही हम अच्छे से अगर याद नहीं रखेंगे तो बाकी हमारा पढ़ने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। तो फिर देखो, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? हीरानंद सच्चिदानंद बाष्यायन है? नहीं, ये गलत है। बाष्यायन हीरानंद सच्चिदानंद, यह भी गलत है।
बादशाह सच्चिदानंद हीरानंद, ये भी गलत है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह जो है ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि अगय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगय। तो 41 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी। फिर आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। दिनकर ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी के उपलक्ष्य में किस कविता की रचना की थी? तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म, जिसमें जनता के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, इसी कविता की रचना की गई थी 26 जनवरी को। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। बहुत दिनों के बाद कविता किसकी है? तो ये कविता जो है नागार्जुन की है, ऑप्शन नंबर सी है नागार्जुन। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन थे? जैसे ही मार्क्सवाद आता है वैसे ही हमको पता चल जाता है कि मार्क्सवाद मतलब कार्ल मार्क्स। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी में है हमारा कार्ल मार्क्स। तो आँख बंद करके हम बता सकते हैं कि मार्क्सवाद के प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स। तो 44 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलो फिर 35 नंबर क्वेश्चन पर आग डालते हैं। कांट ने समाज को कितने वर्गों में विभक्त किया है? तो बच्चों कांट जो है उन्होंने समाज को 2 वर्गों में विभक्त किया था। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। मनुष्य स्वतंत्र रूप में जन्म लेता है पर सभी जगह जंजीरें में पकड़े जकड़े पाया जाता है। मतलब मनुष्य स्वतंत्र रूप में जन्म लेता है पर सभी जगह जंजीरों में जकड़ा पाया जाता है। यह कथन किसका है? ये जो कथन है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर बी रूसो का है। 46 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूसो ने ये कथन कहा है। फिर आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। अंग्रेजी काव्य में स्वच्छंदतावाद का उन्नायक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वर्ड्सवर्थ को स्वच्छंदतावाद का उन्नायक माना जाता है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। मिथक में इनमें से किसका विशेष महत्व होता है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रतीक। मिथक में प्रतीक का अधिक विशेषत्व होता है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से किस पत्रिका से छायावाद को समर्थन मिला? तो माधुरी पत्रिका जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है माधुरी पत्रिका, उससे छायावाद को समर्थन मिला था। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलो फिर बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो बच्चों देखो इसमें भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो सबसे पहले तो सरस्वती पत्रिका के सबसे पहले संपादक कौन है? वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब किया था, तो उसका सही आंसर होगा 1903। 1903 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। कहीं कहीं पे 1900 भी लिखा गया है और 1901 भी लिखा गया है, लेकिन अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आया तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1903 होगा। ठीक है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से किसका फ्रांस के राजक्रांति के साथ घनिष्ठ संबंध है? तो स्वच्छंदतावाद जो है, स्वच्छंदतावाद का फ्रांस के राजक्रांति के साथ घनिष्ठ संबंध है। फिर आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। इनमें से किस पर मार्क्सवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है? तो ये जो प्रगतिवाद है इसमें मार्क्सवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है प्रगतिवाद। फिर आते हैं
53 नंबर क्वेश्चन पर, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इनमें से किससे जुड़ा है? तो ये जो ऑप्शन है आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छंदतावाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इनमें से स्वच्छंदतावाद से जुड़ा है। फिर आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर, समेल की गर्मीली हल्की रुई समान, जाड़ों की धूप खिली आसमान में। देखो, समेल की गर्मीली हल्की रुई समान मतलब जो गर्मी की दिन है उसमें जो गर्मी होती है वो एक रुई के समान होती है, और वो जो जाड़े की धूप है वो पूरे आसमान में खिल जाती है। तो इसमें जो है तुलना किया गया है गर्मी दिनों के धूप के बारे में और जाड़े दिनों के, मतलब ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के धूप के बारे में यहाँ पे तुलना किया गया है। तो जहाँ पे तुलना की बात आती है तो वहाँ पर ये कौन से अलंकार के बारे में होगा? तो ये उपमा है। ये पंक्ति किसका उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो उपमा का करती है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपमा। फिर आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर, इनमें से कौन सा दुख का प्रतीक है? तो देखो बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो है कांटा, क्योंकि कांटा अगर हमारे शरीर में चुभता है तो तत्क्षणात हमें दर्द होता है, दर्द का अनुभव होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांटा। फिर 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कामायनी इनमें से किस पर आधारित रचना है? तो कामायनी जो है वो ऑप्शन नंबर ए, मिथक पर आधारित रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। फिर आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर, गोरेख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग, ये कथन किसका है? तो बच्चों, ये कथन जो है तुलसीदास जी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से कौन अस्तित्ववादी विचारक है? तो सबसे पहले तो अस्तित्ववादी के जनक जो है वो है सोरेन किरकेगार्ड। 19वीं सदी में उन्हें माना जाता था, लेकिन बाद में 20वीं सदी में अस्तित्ववादी के जन्मदाता ज्यां-पाल सार्त्र को माना गया। मतलब ज्यां-पाल सार्त्र जो है वो जन्मदाता है अस्तित्ववादी का। तो अस्तित्ववादी के विचारक कौन है? ज्यां-पाल सार्त्र। 58 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से अनुवाद प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? तो बच्चों, अनुवाद प्रक्रिया का 3 चरण होता है, और 3 चरण में से पहला चरण में जो है वो है पाठ विश्लेषण, मतलब पाठ को अच्छी तरह से समझाना। पाठ को अच्छी तरह से समझाने को ही पाठ विश्लेषण कहा जाता है, जो कि अनुवाद प्रक्रिया का पहले चरण में आता है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर, किस वर्ष सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ? बच्चों, जैसे कि मैंने अभी ही एक क्वेश्चन में कहा कि सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो वैसे ही देखा जाए तो किस वर्ष सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ? तो 1903 ईस्वी में हो सकता है कि कहीं कहीं पे 1900 लिखा हो, 1901 हो, 1902 हो, लेकिन इसका सही आंसर तो 1903 ही होगा। ठीक है, तो फिर 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। फिर आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर, इनमें से कौन माधुरी, जागरण, हंस, मर्यादा आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं? तो हमारे जो प्रेमचंद जी है उन्होंने माधुरी, जागरण, हंस, मर्यादा आदि पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। फिर आते हैं बच्चों, देखो 62 नंबर क्वेश्चन पे, अंग्रेजी शब्द एटलास्ट का अनुवाद क्या है? बच्चों देखो, कोई ओवर स्मार्ट बच्चे रहते हैं जो कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। बस देखो, एटलास्ट और एटलीस्ट में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन बच्चे कभी कभी ऐसे करते हैं कि हड़बड़ाहट में, घबराहट में एटलास्ट को एटलीस्ट पढ़ के आंसर को गलत कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग अच्छे से पढ़ना है। एट लास्ट लिखा हुआ है तो एट लास्ट का मतलब है अंत में। अगर यहाँ पे एट लास्ट की जगह पर एटलीस्ट लिखा होता तो वहाँ पे हो सकता था कि कम से कम, लेकिन यहाँ पे एट लास्ट लिखा गया है
तो इसका सही आंसर है अंत में, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एट लास्ट मतलब अंत में। फिर आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। जल वाटर का कैसा शब्द है? तो बच्चों देखो, जल वाटर का कैसा शब्द है, यह असल में तो अनुवाद है, लेकिन ग्रेजुएशन में हमारा अनुवाद नहीं है। हम सीपीटी की प्रिपरेशन के लिए ये पढ़ रहे हैं। तो सीपीटी जो है हमारा ग्रेजुएशन के विषयों को लेकर ही है, तो हमारा ग्रेजुएशन में अनुवाद नहीं है, इसीलिए अनुवाद यहाँ पर नहीं होगा। अगर सीपीटी के एंट्रेंस को छोड़ दिया जाए, अगर दूसरे किसी बड़े एंट्रेंस में हम जाते हैं, एसएसबी या फिर बीएचईडी या फिर किसी और एंट्रेंस में जाते हैं जहाँ पे कि हमें ये क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे जल वाटर का अनुवाद रूप होगा, लेकिन यहाँ पे समतुल्य होगा। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समतुल्य। जल वाटर का समतुल्य शब्द है। फिर आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। आषाढ़ का एक दिन नाटक में किसने स्वयं को असफल कालिदास कहा है? सबसे पहले तो ये जान लो बच्चे कि आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है, किसका लिखा हुआ है? मोहन राकेश जी का है। आषाढ़ का एक दिन में एक पात्र है जिसका नाम विलोम है। विलोम ने स्वयं को असफल कालिदास कहा है। तो विलोम यहाँ पे कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी पे है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलो बच्चों 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्ष हंस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो हंस पत्रिका का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था 1930 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। फिर आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए पार्वती मंगल, बी श्री कृष्ण गीतावली, सी कवितावली, डी साहित्य लहरी। तो बच्चों यहाँ पे देखो, पार्वती मंगल हो या श्री कृष्ण गीतावली हो या कवितावली हो या दोहावली हो, ये सब तुलसीदास की ही रचना है। चाहे अयोध्या कांड हो या फिर उत्तराकांड हो या विनय पत्रिका हो, अगर इसमें से ये कुछ भी ऑप्शन रहता ना तो भी वह तुलसीदास जी की ही रचना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो कि उनकी रचना नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर डी साहित्य लहरी। साहित्य लहरी तुलसीदास की रचना नहीं है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी साहित्य लहरी। फिर आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पर। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन अस्तित्ववादी विचारधारा के प्रबल समर्थक और विख्याता माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा निश्चय, वो है सही आंसर। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए निश्चय, वो अस्तित्ववादी विचारधारा के प्रबल समर्थक और विख्याता है। फिर आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। मल्ल राय चौधरी के अनुसार उत्तर आधुनिकतावाद अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मल्ल राय चौधरी के अनुसार उत्तर आधुनिकतावाद अवधारणा का जन्म अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है अमेरिका। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। फिर आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर। चित्रलेखा उपन्यास में कुमारगिरी कौन था? कुमारगिरी जो है वो एक योगी थे। तो योगी हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है जगदीश चंद्र माथुर, ये उसका सही उत्तर है, क्योंकि भोर के तारा लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो और समझाने का तरीका पसंद आया है और हमसे और भी जुड़े रहकर सीपीटी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अभी ही हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम आपके ज़रिए बहुत कुछ आपको सिखा सकते हैं और सीपीटी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी करा सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय।